लास्ट 3 क्लासेस में हमने फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक ख़त्म कर दिया था। आपकी फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपकी फर्स्ट यूनिट का है एक्सचेंज रेट। आपको एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट सिस्टम के टाइप्स क्या हो सकते हैं और इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, आप कैसे तय करते हो कि क्या एक्सचेंज रेट होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज रेट। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। ऑल्दो मैंने मीनिंग पहले भी जब फर्स्ट क्लास हुई थी तो उसमें मैंने टर्म्स में ये मीनिंग ऑलरेडी क्लियर किया था, फिर पर अब डिटेल में देख लेते हैं। The rate at which one unit of currency is converted into the currency unit of another country, it is known as the rate of exchange. Exchange rate को हिंदी में कहते हैं विनिमय दर। विनिमय दर वह दर होती है जब हम किसी एक देश की मुद्रा को किसी अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। In other words, the rate at which one currency exchanges for another currency, it is known as exchange rate या rate of exchange. जब हम क्या करते हैं, किसी एक देश की करेंसी को, किसी एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा में हस्तांतरित करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसका लेन देन करते हैं ना। किसी एक करेंसी को लेते हैं और उसके बदले में किसी दूसरी करेंसी को देते हैं। तो ये सारा काम हम जिस रेट पर करते हैं, उस रेट को जिस दर पे करते हैं, उस दर को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट, और हिंदी में विनिमय दर कहते हैं। Hence the rate of exchange for India is nothing but the price of foreign currencies expressed in terms of Indian currency. क्या मतलब हुआ कहने का, आप अक्सर देखते हो $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़ और 60 रुपीज़ और 70 रुपीज़। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें आप डिफाइन कर रहे हो कि फॉरेन करेंसी हमें कितने रुपए में मिलेगी, वही हमारा एक्सचेंज रेट कहलाता है। क्योंकि डॉलर हमारी एक्सटेंसिवली यूज्ड करेंसी होती है, तो इसलिए आपने जो भी आज तक सुना है, जितने भी रेट्स सुने होंगे न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में देखा होगा, वो जनरली डॉलर का रेट, यूएस डॉलर का रेट ही डिफाइन रहता है ना। पर ऐसे ही जितनी भी फॉरेन करेंसी है, चाहे वो यूरो हो, कैनेडियन डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, येन हो, जापानीज येन, इन सभी का रेट आप अपनी करेंसी में पता कर सकते हो। उनका मूल्य, उनकी जो वैल्यू होती है वो अपनी करेंसी में पता कर सकते हो, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट या विनिमय दर। अब हम एक्सचेंज रेट सिस्टम का टाइप्स देख लेते हैं कि ये कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। दीज आर एक्सप्लेन बिलो। क्या मतलब हुआ, आपका जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो कितनी तरीके का हो सकता है, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, 2 टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये जो लिखा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये कहीं कहीं पर आपको बुक्स में या बहुत सी वेबसाइट्स पे जब आप सर्च करोगे तो आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के नाम से भी मिलेगा। इवन आपके सिलेबस में भी अगर आप चेक करोगे तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। हिंदी में क्या कहेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को कहेंगे स्थायी विनिमय दर पद्धति, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को क्या कहेंगे, लचीली या अचल विनिमय दर पद्धति, है ना। अब हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि आखिर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है। अच्छा, ये एक बार देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है पहले नंबर पे आपका लिखा हुआ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, और दूसरे पर लिखा है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और लास्ट में आपका एक थर्ड टाइप और इसमें बताया गया है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये इसका एक्चुअली थर्ड टाइप नहीं होता है, ये जो आपने देखा फर्स्ट और सेकेंड, इसी को जब हम ऐड कर देते हैं, मतलब जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आया तो हमने देखा उसमें बहुत सी खामियां हैं, उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। वैसे ही जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को
एप्लीकेबल किया गया तो हमने देखा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। तो हमने क्या करा, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसे हमने क्या नाम दिया, मैनेज्ड फ्लोटिंग, जिसे हमने थर्ड टाइप बताया। ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये क्या है, ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए मैंने इस स्लाइड में देखिए 1 और 2 ऐड करा था, 3 ऐड नहीं किया था, क्योंकि आपका जो मेन टाइप होते हैं वो दो ही होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड और फ्लोटिंग के इन दोनों, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग बेनिफिट्स हैं, है ना, तो दोनों के बेनिफिट्स को उठाने के लिए, दोनों के एडवांटेजेस को लेने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दिया और उसे क्या नाम दे दिया, उसे नाम दिया मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके मेन टाइप्स दो ही हैं, पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और थर्ड टाइप निकल के आता है, जो कि कोई नया टाइप नहीं होता है, वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। मैंने नीचे 1 लाइन 2 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है, देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मेंटेन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरवीन कर रही है। जो देश की सरकार है वो हस्तक्षेप कर रही है विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा है डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब हुआ, डिमांड एंड सप्लाई आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। डिमांड एंड सप्लाई को हम हिंदी में कहते हैं मांग और पूर्ति। जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, मांग वक्र और पूर्ति वक्र करेंसी का जो मुद्रा होती है, विदेशी विनिमय मुद्रा होती है, उसका वक्र जब एक दूसरे को काटता है तो उस स्थान पर हमारा विनिमय दर निर्धारित होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जो आपका विनिमय दर है वो कैसे तय हो रहा है, वो तय हो रहा है आपका मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा है, आपका डिमांड कर्व करेंसी का और सप्लाई कर्व जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहा है, उस पॉइंट पर हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, तय हो रहा है। अब ये थर्ड टाइप देख लेते हैं, जो कि क्या है, ये है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए क्या लिखा है, एक्सचेंज रेट जनरली अलाउड टू फ्लोट बट गवर्नमेंट इंटरवीन टू अवॉइड द सडन फ्लक्चुएशंस। देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, जो पहला वाला आपका था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसकी लाइन भी इन्होंने ली है। जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को डिफाइन करती हैं। क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिफाइन करती है। स्टार्टिंग की 2 लाइन्स, जनरली अलाउड टू फ्लोट, फ्लोट का मतलब हुआ कि अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सचेंज रेट है उसको तय करने के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता है ना। तो ये आपकी जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स है वो किसको डिफाइन कर रही है, वो कर रही है फ्लेक्सिबल सिस्टम को। और लास्ट की जो लाइन है 2 लाइन्स देखिए, गवर्नमेंट इंटरवीन टू अवॉइड सडन फ्लक्चुएशन। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कहाँ पे था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता था हमारे फिक्स्ड रेट सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग भी हो रही है, फ्रीली भी उसको छोड़ा जा रहा है, लेकिन जहाँ पर सडन फ्लक्चुएशन होने का हमें खतरा लग रहा है, जहाँ पर हमें लग रहा है कि एक्सचेंज रेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, वहाँ पर जो हमारे देश की सरकार है वो हस्तक्षेप भी कर रही है, इंटरवीन भी कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा सिस्टम बन के आता है, निकल के आता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज्ड, देखिए यहाँ जो वर्ड लिखा है उसी से डिफाइन हो रहा होगा, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या मतलब हुआ, इसमें आप थोड़ा सा मैनेज कर रहे हो चीज़ों को। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर रही है, फ्री, एकदम फ्री नहीं छोड़ रही है। फ्री छोड़ा जाता है, पर जहाँ पर सडन फ्लक्चुएशन का रिस्क होता है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन भी करती है ना। तो आपको मेनली क्या पढ़ना है, आपको मेनली पढ़ना है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। मैनेज तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से। तो जो फिक्स के आपके एडवांटेजेस होंगे और जो आपके फ्लेक्सिबल के एडवांटेजेस होंगे वो सारे मैनेज्ड फ्लोटिंग में, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अपने आप आ जाएंगे। तो आपको मेनली कौन से 2 सिस्टम पढ़ने हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में, इट इज़ द सिस्टम टू फॉलोइंग अ फिक्स्ड रेट फॉर कन्वर्टिंग करेंसीज। देखिए यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है क्या,
फॉलोइंग अ फिक्स्ड रेट। आप क्या कर रहे हो, एक फिक्स्ड रेट को फॉलो कर रहे हो, है ना। एक फिक्स्ड रेट बना दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ की गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार ये तय कर दे कि US डॉलर 50 रुपीज़ का मिलेगा, यूरो 20 रुपीज़ का होगा, है ना, जापानीज येन 30 रुपीज़ का होगा। अगर गवर्नमेंट ये चीज़ तय कर दे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब जो एक्सचेंज रेट है वो किसने तय किया है, वो गवर्नमेंट ने तय कर दिया है। हम किसे फॉलो कर रहे हैं, हम एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रहे हैं। फिर वो चेंज नहीं होगा। आज कल परसों डिमांड कितनी भी हाई हो, डिमांड कितनी भी लो हो, सप्लाई कितनी भी हाई हो, सप्लाई कितनी भी लो हो, इंटरेस्ट रेट में कितना भी फ्लक्चुएशन आ जाए, कोई कैलेमिटी आ जाए, किसी तरह की वॉर हो जाए, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए, पर उस कंडीशन में आपके एक्सचेंज रेट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सचेंज रेट होगा, वो जो विनिमय दर होगी, वो फिक्स्ड होगी। वो गवर्नमेंट ने क्या कर दी होगी, फिक्स कर दी होगी, और उसे ही आप कंसीडर करोगे। तो जब गवर्नमेंट हमारे एक्सचेंज रेट को, विनिमय दर को फिक्स कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, और जब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एक फिक्स्ड रेट को ही फॉलो करता है, एक स्थायी विनिमय दर को ही मानता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ intervenes in the currency market in order to keep the exchange rate close to the fixed target। क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट में देखिए लिखा है और द सेंट्रल बैंक एक्टिंग ऑन इट्स बिहाफ। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है किसी भी देश का, वो किसके बिहाफ पे काम करता है, वो हमारे देश की सरकार के बिहाफ पे काम करता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, जो भी उन्हें सही लगता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना या कुछ भी इम्प्लीमेंट करना, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ लिखी है कि जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, या तो उसमें गवर्नमेंट काम करती है, और अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले रही है, सारा का सारा कंट्रोल आपके सेंट्रल बैंक के हाथ में है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपका सेंट्रल बैंक वही काम करेगा। वो क्या करेगा, इंटरवीन करेगा, हस्तक्षेप करेगा इन द करेंसी मार्केट। जो आपका मुद्रा बाजार है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसमें क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। और किस लिए करेगा, इन ऑर्डर टू कीप द एक्सचेंज रेट क्लोज टू द फिक्स्ड टारगेट। उन लोगों ने जो टारगेट बनाया है उसके करीब रखने की कोशिश करेगा, जो आपका एक्सचेंज रेट है उसके आसपास रखने की कोशिश करेगा। मतलब उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आने देगा। आप जो फ्लक्चुएशंस देखते हो ना एक्सचेंज रेट में, डे बाय डे आते रहते हैं, वो फ्लक्चुएशन नहीं आने देगा अगर किसी देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है तो। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट अलाउ मेजर फ्लक्चुएशंस फ्रॉम द सेंट्रल रेट। वही चीज़ इसमें डिफाइन कर दी गई कि आपका जो मेजर फ्लक्चुएशन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। जैसे कि आज आपका US डॉलर 50 रुपीज़ का है और कल पता चला डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वो 60 रुपीज़ हो गया, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और क्या हो गया, $1 60 रुपीज़ का हो गया। तो मेजर फ्लक्चुएशन कहलाएगा। ये जो पॉइंट्स में होता है वो माइनर होता है। तो अगर मेजर फ्लक्चुएशन आने की संभावना है तो सरकार उसे क्या करती है, या तो सरकार या फिर जो आपका केंद्रीय बैंक है वो सरकार के बिहाफ पे क्या करेगा, उसे कंट्रोल करने का काम करेगा। बस इसके नाम से इसे याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है ना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड का मतलब हिंदी में अगर इसे देखें तो इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, फिक्स्ड मतलब स्थायी, जो वैरी ना करे, है ना, जो जिसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन ना आए, वो हमारा फिक्स्ड कहलाता है। तो वही उसी से बस याद रखिएगा कि जो आपका रेट है, जो आपकी विनिमय दर है, उसमें क्या है, उसमें स्थायित्व है ना, उसमें स्थायित्व है, उसमें किसी भी तरह का लचीलापन नहीं है, उसमें किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और ये कब संभव होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, जब आपकी देश की सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना ज़रूरी है। एडवांटेजेस देख लेते हैं पहले। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अवॉइड करेंसी फ्लक्चुएशंस।
ऑब्वियस सी बात है, जब आपका जो सिस्टम है वो कैसा है, वो फिक्स्ड है, तो फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगे, है ना, और फ्लक्चुएशंस आएंगे भी तो वो बहुत ज़्यादा कम होंगे। दूसरा आपका क्या लिखा है, इनकरेजेस फर्म टू इन्वेस्ट। जितनी भी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, या जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं, वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर कहीं पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जैसे अगर मैं शेयर, फॉर एग्जांपल मैं शेयर मार्केट की बात करूँ, तो शेयर्स में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जनरली लोग जो उनके पास पैसा होता है वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, है ना, या उसकी एनएससी कराते हैं, या उसकी बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं ना जहाँ पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है, वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अगर शेयर्स की बात करें, तो इन जगहों पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते। जो रिस्क से बचना चाहते हैं स्पेशली वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते, और बहुत से लोग करते भी हैं, जो रिस्क उठा सकते हैं वो करते भी हैं। तो अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे, तो जो आपके इन्वेस्टर्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, वो कम हो जाएंगे। जो रिस्क उठा सकते हैं वो तो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, पर वो लोग जो रिस्क अवर्स होते हैं, जो रिस्क को बियर नहीं करना चाहते, रिस्क को उठाना नहीं चाहते, वो क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करने से बचेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके इन्वेस्टर्स कम हो जाएंगे, और जो फॉरेन मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का एक एडवांटेज ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता है, और उन्हें इनकरेज करता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा सिस्टम है, कैसा एक्सचेंज रेट कैसा है, फिक्स्ड है, स्थायी है, तो उन्हें किसी तरह का रिस्क नहीं रहता, किसी तरह का डर नहीं रहता फ्लक्चुएशंस का। तो इसलिए क्या करता है, इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता है। नेक्स्ट देखिए, इंसेंटिव टू कीप इन्फ्लेशन लो। जब फ्लक्चुएशन ही नहीं आएगा, करेंसी का जो मूल्य है वो घटे बढ़ेगा नहीं, तो एक तरह से इन्फ्लेशन पे भी तो उसका असर आएगा। इन्फ्लेशन मतलब, मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंटली जब आपकी महंगाई बढ़ती जाती है। सिर्फ महंगाई बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता है, लेकिन जब महंगाई का बढ़ना कांस्टेंट हो जाता है तो वो कहलाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी जो मुद्रा होती है उसके प्राइजेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका वैल्यू घट जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को लो रखने का काम करता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक तरह से आप इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। फ्लक्चुएशन नहीं आएगा तो इन्फ्लेशन एक जगह पर स्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा घटे बढ़ेगा नहीं। लास्ट है आपका अवॉइड डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन होता है जब आप अपनी मुद्रा के प्राइस को कम करते हो, जब आप अपनी करेंसी के प्राइस को कम करते हो, है ना, बाकी के देशों के कंपैरिजन में अपनी मुद्रा का जो आपका जो कीमत है उसको घटा देते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डीवैल्यूएशन। ये किया जाता है जिससे लोग आपके देश की मुद्रा को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, और आपके देश में जो सामान बनता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया जाता है। इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए भी ये टेक्निक अपनाई जाती है। तो जब आप इन्फ्लेशन ही नहीं होगा आपकी कंट्री में, तो आपको डीवैल्यूएशन भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी जो करेंसी है उसके मूल्य को घटाना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारी क्या होते हैं, ये सारे एडवांटेजेस होते हैं आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के। पहली बात, आपकी करेंसी में फ्लक्चुएशन नहीं आता है, वो एक जगह पर फिक्स रहती है। दूसरा, फ्लक्चुएशन ना आने की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हो, उन्हें अट्रैक्ट करते हो और उन्हें इनकरेज करते हो, है ना, इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद आप इन्फ्लेशन पे एक थोड़ा सा कंट्रोल बना के रख सकते हो, इन्फ्लेशन को कम करके रख सकते हो, और जब आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डीवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद अदर मेजर ऑब्जेक्टिव्स। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हमारी इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, है ना। माइक्रो में आप चीज़ों को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हो, जैसे एक फर्म के बारे में पढ़ना, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना, एक फर्म का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना कॉस्ट आ रही है ना। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो वो किस में जाता है, वो जाता है माइक्रो में। और मैक्रो में जाता है जब हम उन्हीं चीज़ों को एग्रीगेट के तौर पे पढ़ते हैं, है ना।
एग्रीगेट के तौर पे मतलब कंबाइन करके उसको पढ़ते हैं। जब हम एक फर्म की बात नहीं करते, देश की सभी फर्मों की बात करते हैं, देश के सभी व्यापारियों की बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एग्रीगेट तौर पे देखना। जैसे आपने देखा होगा नेशनल इनकम, है ना। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आय, तो वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है ना, किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था या किसी एक फर्म से रिलेटेड नहीं होती है, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है आपकी नेशनल इनकम। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एग्रीगेट या फिर मैक्रो लेवल का फैक्टर कहलाता है। तो मैक्रो ऑब्जेक्टिव्स जो आपके होते हैं, जैसे आपका नेशनल इनकम को बढ़ाना है ना, नेशनल इनकम को स्टेबल रखना है, आपकी जीडीपी को बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। कैसे करती हैं? जब आपका विनिमय दर स्थायी होगा, जब आपका एक्सचेंज रेट फिक्स होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपकी देश की सरकार ने एक रेट फिक्स कर दिया है और आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो। अब डिमांड हो सकता है उस समय काफ़ी ज़्यादा हाई हो और काफ़ी ज़्यादा लो हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके बाकी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो आपको बाकी के गोल अचीव करने होते हैं, जैसे नेशनल इनकम बढ़ाना, जीडीपी को बढ़ाना, वो सारे आपके मिस आउट हो जाते हैं। वो सब आप अचीव उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाते हो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई से कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं। और आपने डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर अगर इग्नोर कर दिया, तो उसकी वजह से उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो प्रभाव होता है, वो बाकी सारी चीज़ों पर भी जाता है। जैसे आपकी नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है ना, इन्फ्लेशन है, आपका जीडीपी है, जीएनपी है, इन सब चीज़ों पे आपका वो इम्पैक्ट जाता है। और कई बार वो इम्पैक्ट कैसा होता है? एडवर्स होता है, नकारात्मक होता है, बुरा होता है। ठीक, अब हम देखते हैं लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी ऑब्वियस है, जब आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात कर रहे हो, जब आपका विनिमय दर स्थायी है, वहाँ पर क्या है? स्थायित्व है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी तो होगी नहीं, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, या आप कह लो फ्लेक्सिबिलिटी नाम मात्र की होती है। नेक्स्ट देखते हैं करंट अकाउंट इम्बैलेंस। करंट अकाउंट आपने पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में हमारा जितना भी कैश आ रहा है, जा रहा है, उसकी हम क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, उसका हम हिसाब रखते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जब आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स है, तो वहाँ पर आप डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, इनफ्लो आउटफ्लो के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका जो करंट अकाउंट है उसमें एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, एक तरह का अव्यवस्थित हो जाएगा। जो आपका करंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? वो अव्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मे रिक्वायर हायर इंटरेस्ट रेट। आपके इंटरेस्ट रेट आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो जो आपका एक्सचेंज रेट है वो कैसा है? फिक्स है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं आ सकता। आप बदलाव किस में कर सकते हो? आप इंटरेस्ट रेट में ही खाली चेंजेस कर सकते हो। तो वो आपको क्या रखने पड़ेंगे? हाई रखने पड़ेंगे। कई बार इसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, जो इंटरेस्ट रेट हैं, जो ब्याज दरें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ानी पड़ जाती हैं, क्योंकि हम अपनी जो एक्सचेंज रेट है, जो विनिमय दर है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो फिर हम किस में बदलाव करते हैं? वो हम करते हैं अपनी ब्याज दरों में। तो आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मीनिंग था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो एकदम फिक्स रहता है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जिसे गवर्नमेंट फिक्स करती है, जिसे डिमांड एंड सप्लाई से कोई मतलब नहीं होता। डिमांड सप्लाई कितनी भी घटे बढ़े, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। अब हम आते हैं फ्लोटिंग या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द रेट ऑफ एक्सचेंज इज अलाउड टू वेरी। देखिए उसमें क्या लिखा था? द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड, है ना। एक्सचेंज रेट आपका विनिमय दर कैसी होती है? स्थायी होती है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज इज अलाउड टू वेरी। वेरी का क्या मतलब होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज होना, है ना, परिवर्तित होना। जब आपके रेट ऑफ एक्सचेंज को या जब आपके विनिमय दरों को किस चीज़ की परमिशन होती है? चेंज होने की परमिशन होती है। वो घट बढ़ सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, या हिंदी में कहेंगे लचीला विनिमय दर, है ना, विनिमय दर पद्धति। रेट ऑफ एक्सचेंज इज अलाउड टू वेरी टू सूट द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट।
जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होती हैं, फ्लक्चुएट होती हैं, वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, है ना, टाइम टू टाइम। अगर पॉलिसी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा लिबरल है तो एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। तो वो जो भी कंडीशंस होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, काफ़ी सारी हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका विनिमय दर है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आर एक्सचेंज रेट विच फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज में सबसे बड़े फोर्स क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। क्या होते हैं आपका, डिमांड एंड सप्लाई, है ना। आपका जो मांग होती है, किसी भी मुद्रा की मांग कितनी है और उस मुद्रा की पूर्ति कितनी है। वैसे तो मार्केट फोर्सेस और भी होंगी, पर मेन जो 2 मार्केट फोर्सेस है वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। आपके देश में मुद्रा की मांग कितनी है और उसकी पूर्ति कितनी है, इसके आधार पर क्या तय होता है आपका विनिमय दर। अगर आपकी मुद्रा की मांग बहुत अधिक है ना, पूर्ति के मुकाबले अगर आपकी मुद्रा की मांग बहुत अधिक है तो क्या हो जाएगा, आपके प्राइजेस भी, आपके रेट जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं यूएस डॉलर का। यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जो उसका वैल्यू है, जो प्राइस है वो बहुत हाई रहता है बाकी देशों की करेंसी के मुकाबले। तो क्यों रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आपने जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें आपने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि यूएस डॉलर आपकी कॉमनली यूज्ड करेंसी है या मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड करेंसी है, जिसका हम अत्यधिक उपयोग करते हैं, है ना। वैश्विक स्तर पर अमेरिकन डॉलर क्या है, अत्यधिक उपभोग की जाने वाली मुद्रा है। तो जिस मुद्रा का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है वैश्विक स्तर पे, जिसकी ऑब्वियस सी बात है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, इसी वजह से उसके रेट ज़्यादा है। और जिन मुद्राओं की, जिन करेंसीज की डिमांड कम होती है उनके रेट कम होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड सोली बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पे कि जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें जो आपका दरें होती हैं, जो विनिमय दर होती है, जो एक्सचेंज रेट होता है वो किसके द्वारा तय किया जाता है, वो तय किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। इन द एक्सचेंज मार्केट सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, ये देखिए लिखा है सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहली बात तो जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका डिमांड कर्व होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग और जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो होता है अपवर्ड स्लोपिंग, है ना। इस तरह से ग्राफ बनता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है और आपका डिमांड और सप्लाई कर्व होता है। जहाँ पर आपका डिमांड और सप्लाई कर्व कट करता है वहीं आपका क्या होता है, प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। वाई एक्सिस पे आपका प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा और जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिटरमाइन हो जाएगी। मतलब आपको कितना सामान या कितनी करेंसी कितने प्राइस में मिलेगी वो कहाँ से डिटरमाइन हो रहा है, वो डिटरमाइन हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई से। अब मान लीजिए आपका जो डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व आपका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको दिख रहा है वो है डिमांड कर्व, है ना। डिमांड कर्व हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मान लीजिए डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी ही रहती है और डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो आपका डिमांड कर्व है इसके ऊपर देखिए आपका ये आपका ये नया डिमांड कर्व बन गया, देखिए शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे, प्राइजेस भी आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे पहले से ज़्यादा, है ना। तो डिमांड बढ़ी तो प्राइजेस आपके बढ़ गए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो एक्सचेंज रेट था वो कौन तय कर रहा था, वो तय कर रही थी आपके देश की सरकार या आपके देश का केंद्रीय बैंक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विल डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम and in case of flexible exchange rate system, exchange rate will be determined by the market forces, that is basically demand and supply of the currency। आपका अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, स्थायी विनिमय दर पद्धति है, तो उस स्थिति में जो आपकी देश की सरकार है या केंद्रीय बैंक है वो करेगी दरों का निर्धारण। और अगर आपके देश में लचीली विनिमय दर पद्धति है तो उस केस में, उस स्थिति में
आपकी मुद्रा की मांग और पूर्ति कितनी है, इस पर तय किया जाएगा कि आपके देश में विनिमय दर कितनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। हमने फिक्स्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए, अब हम फ्लेक्सिबल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले है द बेनिफिट ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन टू द कंट्री। कहने का मतलब हुआ जो आपकी कंट्री की फेवरेबल कंडीशंस है, क्योंकि फिक्स्ड में तो कंडीशंस का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिक्स्ड में तो आपका रेट फिक्स था, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था, पर यहाँ पर तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चेंज हो रहा है ना रेट। तो अगर आपका डिमांड ज़्यादा है, आपके जो मार्केट की कंडीशन है वो फेवरेबल है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है और उस कंडीशन में आपकी करेंसी की, आपकी मुद्रा की मांग बढ़ती है, तो उस कंडीशन में आप कोई बेनिफिट नहीं उठा सकते, क्योंकि आपके रेट बढ़ेंगे ही नहीं, आपकी जो करेंसी है उसके प्राइजेस बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो फिक्स है। पर अगर वहीं पर आपके देश में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, लचीली विनिमय दर पद्धति है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिमांड के बढ़ने के साथ ही आपकी करेंसी का प्राइस भी बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट भी फ्लक्चुएट कर जाएगा, और उसका बेनिफिट किसे मिलेगा, आपकी कंट्री को मिलेगा। तो ये चीज़ फिक्स्ड में नहीं थी और ये बेनिफिट फ्लेक्सिबल में होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नो नीड फॉर सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। जब आपकी विनिमय दर पद्धति लचीली है, जब आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्लेक्सिबल है, वो डिमांड एंड सप्लाई से तय हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे वो केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप हो, चाहे वो सरकार का हस्तक्षेप हो, किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो कोई संस्था या कोई आपके देश की सरकार फिक्स नहीं कर रही है। वो कौन फिक्स कर रहा है, वो तो डिमांड एंड सप्लाई फिक्स कर रही है। तो डिमांड एंड सप्लाई जैसे जैसे घटे बढ़ेंगी, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही वो घट बढ़ जाएगा। उसमें किसी भी संस्था के हस्तक्षेप की, किसी भी इंस्टीट्यूशन के इंटरवेंशन की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। तीसरा देखते हैं, नो नीड फॉर इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी तरह से उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कैसे तय हो रहा है, वो तो डिमांड एंड सप्लाई से तय हो रहा है, वो तो मार्केट फोर्सेस से तय हो रहा है ना। तो किसी तरह का मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। मैनेजमेंट तो आप तब करोगे ना जब आप फिक्स कर रहे हो चीज़ों को, पर आप तो कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हो। फिक्स कैसे हो रहा है, मार्केट फोर्सेस से, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मैनेज कर लेंगी। उसके बाद है आपका इनहैंस मार्केट इफिशिएंसी। मार्केट इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक तरह की रिजिडिटी होती है, वहाँ पर चीज़ें स्थायी होती हैं, स्टैटिक होती हैं, है ना। चीज़ों में आप चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, तो उतना ज़्यादा चीज़ें इफेक्टिव भी नहीं होती हैं, आप मार्केट इफिशिएंसी का लाभ भी नहीं उठा पाते हो, है ना। लेकिन जब आप डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ों को छोड़ देते हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। अगर डिमांड बढ़ रही है तो रेट बढ़ जाएगा, डिमांड घट रही है तो रेट घट जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या कर पाते हो, बहुत से मार्केट कंडीशंस के जितने भी फ़ायदे होते हैं उनको उठा सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आपके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के। अब हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला डिसएडवांटेज होता है इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगी, ये फिक्स तो है नहीं, फ्लेक्सिबल है, तो स्टेबिलिटी कहाँ पे आती है, स्टेबिलिटी आती है फिक्स के केस में, फ्लेक्सिबल के केस में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है ना। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है इनस्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें किसी भी तरह का स्थायित्व नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, एक तरह से अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनिश्चितता बनी रहती है फर्म्स के लिए। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा कई बार भारी पड़ जाता है, खतरनाक हो जाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है ना। फ्लक्चुएशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और ऐसी कंडीशन में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो विनियोगकर्ता होते हैं, वो विनियोग करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ गए तो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाएं। तो आपके इन्वेस्टमेंट भी कभी कभार कम हो जाते हैं ज़्यादा फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो इस वजह से ये इसका पहला डिसएडवांटेज है, इनस्टेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका नो कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन डोमेस्टिक पॉलिसी। गवर्नमेंट्स में बी फ्री टू परस्यू इनएप्रोप्रिएट डोमेस्टिक पॉलिसीज excessively
expansionary policies as the exchange rate will not act as a constraint. जो उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी, क्योंकि जब गवर्नमेंट तय कर रही थी आपका एक्सचेंज रेट तो वो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग बना रही थी, पर अब यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का तो किसी तरह से हस्तक्षेप है ही नहीं एक्सचेंज रेट में, तो वो क्या करेगी, अपनी पॉलिसीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकती है, ऐसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ को एक्सपेंशनरी बना सकती है। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कई बार क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट और आपका एक्सचेंज रेट तय कर रहा है मार्केट फोर्सेस से तय कर रहा है, हो रही हैं सारी चीज़ें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक तरह का अव्यवस्थित सिचुएशन आ जाती है, जो आपका कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस आ जाता है ना, सिस्टम में इम्बैलेंस आ जाता है, किसी तरह का कोई बैलेंस नहीं रह जाता, चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं। लास्ट है आपका स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन किस कंडीशन में होगा, अगर चीज़ें स्थायी हैं, अगर चीज़ें फिक्स हैं, अगर आपको पता है कि आपका $1 50 रुपीज़ का आज भी है, कल भी रहेगा और आज से 6 महीने बाद भी रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में सट्टा कोई लगाएगा ही नहीं, स्पेक्यूलेशन कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके जो रेट्स हैं वो कैसे हैं, वो फिक्स हैं, उसमें किसी तरह का चेंज ही नहीं आ रहा है। और जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो जितनी भी मुद्राएं हैं उनका खरीद और बिक्री क्यों करते हैं, प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, लाभार्जन के लिए करते हैं। तो जब आपकी मुद्रा के मूल्य में किसी तरह का उतार चढ़ाव ही नहीं आएगा तो उससे किसी तरह का लाभ भी पॉसिबल नहीं है, किसी तरह का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। जब आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स है तो आप उसको आज खरीदो और 1 महीने बाद बेचो तो एक्सचेंज रेट तो उतना ही रहेगा ना। अगर $1 50 रुपीज़ का आपने आज खरीदा और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में उसे 6 महीने बाद भी बेचा तो वो कितने का बिकेगा, 50 रुपीज़ का ही तो बिकेगा। तो क्या आपको ऐसी कंडीशन में कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ। तो स्पेक्यूलेटर्स को काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है फिक्स्ड रेट अगर होता है तो। और अगर फ्लेक्सिबल है तो क्या होता है, स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप अंदाज़ लगाते हो कि आज 50 का है, कंडीशंस ऐसी हैं, ट्रेंड एनालिसिस लोग करते हैं और उसके बाद एस्टिमेट लगाते हैं कि हो सकता है 2 महीने बाद ये 70 रुपीज़ का हो जाए, तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व करके रख लेते हैं करेंसी को, और जब उसके रेट बढ़ते हैं तो वो उसे क्या करते हैं, बेच देते हैं, और जो उन्होंने जिस प्राइस पे ख़रीदा था और जिस प्राइस पे बेचा है उसके बीच का जो गैप होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट कहलाता है। तो आपका जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसमें स्पेक्यूलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेक्यूलेटर्स स्पेक्यूलेशन काफ़ी ज़्यादा करने लगते हैं, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है ना। अब ये आपकी आज की लास्ट स्लाइड है, इसकी हेल्प से हम देख लेते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, और उसके जो आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े वो भी आपको इससे क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था जो आपका डिमांड कर्व है, आपको दिख रहा होगा D यूरो लिखा है ना, और S यूरो लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है और आपका जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा बीच में, जहाँ पे आपका डिमांड सप्लाई कट कर रहा है और जहाँ पे लिखा है $1 1.50 है ना, तो ये जो एक्सचेंज रेट है ये कैसे तय हो रहा है, ये एक्सचेंज रेट तय हो रहा है मार्केट फोर्सेस से, है ना। आपका डिमांड और सप्लाई जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पर जो आपका रेट आ रहा है वो वो कहाँ से आ रहा है, वो आपका आ रहा है मार्केट फोर्सेस की हेल्प से। तो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पर आपका डिमांड सप्लाई कट करे और उसके अकॉर्डिंग आप तय करो कि आपका रेट कितना होगा करेंसी का, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। पर इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है $1.90 और उसके सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है $1.10। तो ये जो दो कंडीशंस है ये किसकी कंडीशन है, ये है फिक्स्ड की कंडीशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की कंडीशन। अगर आपकी सरकार तय कर देती है, आपके देश की सरकार या आपके देश का केंद्रीय बैंक तय कर देता है कि यूरो की कीमत होगी 1.90 है ना, 1.90 अगर वो तय कर देते हैं, ये जो है आपका रेट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, है ना। और ये जो नीचे वाला है ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे कट कर रहा है, एक उसके नीचे की कंडीशन है और एक उसके ऊपर की कंडीशन है।
तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जो आपका रेट है वो कौन तय कर रहा है? यहाँ पर आपका रेट तय कर रहा है आपकी देश की सरकार या आपके देश का केंद्रीय बैंक। अब देखते हैं जो ऊपर वाली कंडीशन है जिसमें लिखा है आपका 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.90 US डॉलर। इसको देखते हैं क्या है। देखिए बॉक्स में लिखा है एट दिस एक्सचेंज रेट द पाउंड इज ओवर वैल्यूड एंड द डॉलर इज अंडर वैल्यूड एंड अ सरप्लस ऑफ पाउंड एग्जिस्ट। देखिए आपकी डिमांड की, देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाली कंडीशन है आपको दिख रहा होगा कि जो आपका डिमांड कर्व है, रेड से आपका डिमांड कर्व है ना। तो सपोज यहाँ पर मान लीजिए आपका ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो आपका बी पॉइंट देखिए आगे की तरफ जा रहा है और ए पॉइंट पीछे की तरफ है। ये जो बीच की है, इसके बीच की जो लाइन है, ये जो बीच का ये जो पार्ट है इसका, ये क्या है? ये सरप्लस एक तरह से है ना। आपके पास सप्लाई ज़्यादा है पर आपके पास उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है ना। आपके पास सप्लाई तो है, आप सप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास उतनी डिमांड आ जाएगी तो आप उसको सप्लाई तो कर सकते हो, पर आपके पास उतनी डिमांड नहीं है और आपकी सप्लाई ज़्यादा है। अब दूसरी तरफ देखते हैं ऑन कॉन्ट्रास्ट, नीचे की तरफ जहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, डिमांड तो ज़्यादा आ रही है आपके पास पर आप उस डिमांड को पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। आपके पास सप्लाई ही नहीं है उतनी कि आप उतनी डिमांड को पूरा कर सको, है ना। तो ये कंडीशन एक्सेस डिमांड की है, नीचे वाली कंडीशन जो है वो एक्सेस डिमांड की है और लैक ऑफ सप्लाई की है, और जो ऊपर वाली कंडीशन है वो एक्सेस सप्लाई की और लैक ऑफ डिमांड की कंडीशन है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में आप इम्बैलेंस की कंडीशन में हो, है ना। चीज़ों में क्या है? इम्बैलेंस है, चीज़ें बैलेंस नहीं है, डिमांड और सप्लाई आपकी बैलेंस नहीं है, मार्केट फोर्सेस आपकी बैलेंस नहीं है। तो इसकी वजह से आपको नुकसान होगा। अगर आप ऊपर वाली कंडीशन में हो जहां आपका सप्लाई ज़्यादा है, आपका डिमांड कम आ रही है, उसमें भी आप नुकसान की कंडीशन में, उसमें भी आपको लॉस हो रहा है। और जो नीचे वाली कंडीशन है, आपके पास डिमांड तो ज़्यादा आ रही है पर आप उसे पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी आप नुकसान में जा रहे हो। तो सही कंडीशन, जो सबसे अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव कंडीशन है, वो कौन सी है? जहाँ पर आपकी डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को कट कर रही है। तो यही प्रॉब्लम आती है फिक्स्ड में कि आपका जो रेट, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। आप क्या होते हो? इम्बैलेंस की कंडीशन में चले जाते हो और इसकी वजह से आपको कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये था आपका पूरा एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट सिस्टम